इस पटल पर उपस्थित तमाम साथियों को मेरा अभिवादन। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज मैं आप लोगों के साथ आप लोगों के अनुभव सुन पा रहा हूं। और इस बात के लिए मैं गालिब साहब का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और जो संघर्ष शिक्षकों के द्वारा और उनकी उपलब्धियों को सुनने का मौका मिला, तो उनको सुनते हुए मुझे बार बार अपने शुरुआती दिन याद आ रहे थे। और अपना पूरा हमारा इलाका भी उत्तराखंड का जो बहुत दुर्गम क्षेत्र है, यहाँ पर भी कमोबेश यही परिस्थितियां हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक सुविधाएं नहीं हैं। और जब वहां पहले पहल कोई शिक्षक पहुंचता है, तो जैसा सुगुप्ता जी बता रही थी कि उनको पहले दिन वहां रोना आ गया, या प्रेमचंद जी कह रहे थे कि जब पहली बार गया तो वहां मुझे जब सुना कि हाँ शिक्षक को पत्थर मार के भगा देते हैं, तो मुझे काफी डर लगा। तो यही स्थितियां जहां तक हम पूरे देश में सरकारी शिक्षा की बात करें तो लगभग समान है। हर जगह सरकारी शिक्षक को संघर्ष करना पड़ता है तमाम चीजों से, और उसमें अधिकतर समाजगत भी हैं, व्यवस्थागत हैं, और कुछ शिक्षक तो इस सब से टूटते भी हैं और आगे की यात्रा उनकी काफी उदासी भरी रहती है। लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक भी होते हैं जो इस सब से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं और संघर्ष करते हैं, और वही शिक्षक अंत में प्रेमचंद या सुगुप्ता बानो की तरह अपने को साबित करते हैं, अपनी एक पहचान बनाते हैं। और निश्चित रूप से इसके लिए हमें व्यक्तिगत प्रयास करने की आवश्यकता होती है। और स्थितियां इतनी खराब हैं, इतनी विपरीत हैं कि उनसे भागकर हम सरकारी शिक्षा का भला नहीं कर सकते हैं। जैसा कि शुरुआत में अनिल राय जी ने ये जिक्र भी किया था कि हम इन व्यक्तिगत प्रयासों से बहुत ज्यादा परिवर्तन तो अपनी शिक्षा व्यवस्था में नहीं ला सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपनी ओर की जो अपने हिस्से का जो काम है उसे बहुत मुस्तैदी से करना चाहिए। और यदि हम उसे मुस्तैदी से करते हैं तो निश्चित रूप से हम बहुत कुछ न बदल पाए भले, लेकिन अपने आसपास को बदलने में बहुत तक कामयाब रहते हैं। और तो एक अंतिम स्तर पर बैठा हुआ आदमी है, वो समाज है, उस समाज को कुछ राहत हम दे पाते हैं। और इसका एक दूसरा पहलू भी है जो मुझे लगता है कि इस काम का, जहां एक और उस क्षेत्र के लोगों को, उस समाज के लोगों को लाभ मिलता है, वहीं शिक्षक की विश्वसनीयता भी बढ़ती है। आज हमारे सामने या सरकारी शिक्षा के सामने एक बहुत बड़ा संकट सरकारी शिक्षा की विश्वसनीयता का पैदा हो गया है। आज बहुत सारे अच्छे काम करने वाले शिक्षक हैं और पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं, अपना पूरा जितनी क्षमताएं उनके अंदर हैं वो उस क्षमता से उस काम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि दिनों दिन सरकारी स्कूलों के प्रति समाज का जो दृष्टिकोण है वह नकारात्मक होता जा रहा है और वहां आने वाले बच्चों की संख्या घटती जा रही है। अब इसके पीछे मैं केवल ये नहीं मानता हूं कि शिक्षक काम नहीं कर रहे हैं। यह हो सकता है, इतना बड़ा समाज है, उसमें कुछ प्रतिशत शिक्षक अवश्य अपने दायित्व को बखूबी न निभाते हों, लेकिन अधिकांश शिक्षक अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हैं और
जैसा प्रेमचंद जी या गुप्ता बानो जैसे शिक्षक हैं जो पूरी मेहनत करके पढ़ाते हैं, तो ऐसे ही शिक्षक हैं जो हमारी सरकारी शिक्षा की विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं। और दूसरा जो संघर्ष हमारा व्यवस्थागत है या पूरी जो सिस्टम के साथ शिक्षा व्यवस्था जिस तरह से कमजोर कर दी गई है, विशेष रूप से सरकारी सिस्टम को जिस तरह से कमजोर किया गया है, उसके पीछे मुझे लगता है कि जो हमारा पूरा शासक वर्ग है, जिसकी बहुत अधिक नेक नियति गरीबों की शिक्षा को लेकर नहीं है और वो नहीं चाहते हैं कि इस वर्ग के लोग पढ़ें, तो कहीं न कहीं इस तरह के छेद वहां छोड़े जाते हैं जो सरकारी शिक्षा को और अधिक कमजोर करते हैं। जैसे 20 साल तक वहां किसी शिक्षक का ना आना प्रेमचंद जी के विद्यालय में, और उस गांव के लोगों का ये कहना कि 20 साल में कोई शिक्षक यहाँ पर आ रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा व्यवस्थागत षड्यंत्र का एक उदाहरण है। मैं तो उसको षड्यंत्र ही कहूंगा, क्योंकि 75 सालों के भीतर भी अभी तक हम उन दूर दराज के गांवों की शिक्षा को बेहतर नहीं बना पाए हैं या सरकारी सिस्टम को मजबूत नहीं कर पाए हैं शिक्षा के। तो ये कहीं ना कहीं एक जानी बूझी चाल है उन गरीबों को शिक्षा से दूर रखने की। भले ही हम नीतियों में कितनी ही घोषणा करते रहे कि सबको शिक्षा देने की जरूरत है, इतने अभियान चलाएं, मुझे लगता है इन अभियानों से शिक्षा का बहुत अधिक, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान हो या उससे पहले डीपीईपी जैसी परियोजना हो, इनसे बहुत अधिक लाभ नहीं होना है जब तक कि हम एक शिक्षा का ढांचा नहीं खड़ा कर पाते। तो इसके लिए भी हमको लड़ने की आवश्यकता है, शिक्षकों को लड़ने की आवश्यकता है, शिक्षक संगठनों को लड़ने की आवश्यकता है। और यह लड़ाई तब हम ज्यादा मजबूती से लड़ पाएंगे जब हम अपने काम को बेहतर तरीके से करेंगे। तब हम उसको कहने के हकदार भी होते हैं कि भाई ये जो पूरी सरकारी शिक्षा की दुर्दशा हुई है, इसके पीछे शिक्षक नहीं, जैसा कि कह दिया जाता है कि सबका ठीकरा शिक्षक के ऊपर फोड़ा जाता है, शिक्षक नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था इसके लिए जिम्मेदार है। तो हम उस मोर्चे पर अपनी लड़ाई को बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं और वो काम कर ही संभव है। इस दिशा में उत्तराखंड में भी हम लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ से एक पत्रिका निकालते हैं शैक्षिक दखल नाम से, और इस पत्रिका को शुरू करने वालों में सरकारी स्कूलों के शिक्षक ही हैं। वही शिक्षक हैं जिनको लेकर काफी समाज में नकारात्मकता देखी जाती है। तो ये हम इसलिए शुरू कर पाए, इसके पीछे जो हमारा उद्देश्य रहा है वो यह है कि हम जो हमारे शिक्षा जगत में सरकारी स्कूलों में जो बेहतर काम करने वाले शिक्षक हैं, उनके कामों को हम समाज तक ले जाएं, वह काम उनके विद्यालय तक न रहे बल्कि दूसरे विद्यालयों तक भी पहुंचे, दूसरे प्रांतों तक पहुंचे, और वो उस काम को देखकर दूसरे शिक्षक भी अपने विद्यालयों में कुछ नई शुरुआत करें। एक तो ये कारण है। दूसरा हम ये भी चाहते हैं, जैसा अनिल राय जी ने शुरुआत में ही कहा कि मीडिया का ध्यान इस तरह के आलोक दूतों के ओर जाता ही नहीं है, उनको कोई देखता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आज के दौर में मेरा बार बार यह मानना है कि केवल काम करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उस काम को दिखाने की भी जरूरत है, क्योंकि जो विश्वसनीयता का संकट पैदा हुआ है उसके पीछे यह है कि हम उस तरह से अपने काम को, सरकारी शिक्षक उस तरह से अपने काम को सामने नहीं लाते हैं समाज के, जिस तरह से निजी क्षेत्र के विद्यालय लाते हैं। तो यहाँ पर हमें भी काम करने के साथ साथ अपने काम को दिखाने की भी आवश्यकता है, और इस उद्देश्य से हमको लगता है कि एक ऐसी पत्रिका की जरूरत हमें महसूस हुई और शैक्षिक दखल की शुरुआत हमने की। साथ ही तीसरा जो कारण यहाँ पर हम लोगों को इसकी जरूरत महसूस हुई, उसके पीछे यह है कि हमारे शिक्षक जो तमाम जो अच्छा काम जो नए प्रयोग अपने विद्यालयों में कर रहे हैं, और छात्रों को जो और बेहतर काम करने के इच्छुक हैं, करना चाहते हैं, उनके
अंदर काम करने का जज्बा है, लेकिन उनके पास उस तरह के उपाय नहीं है, उस तरह की एक्टिविटी, उस तरह के नवाचार, उस तरह के प्रयोगों से वो अवगत नहीं है। तो हम इस पत्रिका के माध्यम से देश दुनिया के में जो नए प्रयोग हुए हैं समय समय पर, उन प्रयोगों को शिक्षकों तक पहुंचाने का भी प्रयास कर रहे हैं और एक संवाद स्थापित करने की कोशिश हमारी है। और जो कोशिश आप लोग इस जूम के माध्यम से भी कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों की पूरी टीम, जो तीनों संस्थाएं, जो मंच हैं, जो इससे जुड़े हैं, वो भी साधुवाद के पात्र हैं। और यह अभियान आगे बढ़ना चाहिए और हमारे सामने ऐसे शिक्षकों के काम आने चाहिए, अधिक से अधिक शिक्षकों तक पहुंचने चाहिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने चाहिए, जो अपने अपने यहाँ पूरे संघर्ष के साथ तमाम परेशानियों को उठाते हुए इन कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। तो क्योंकि समय बहुत सीमित है इस माध्यम में, तो बहुत ज्यादा विस्तार में न जाकर मैं आप सभी लोगों को इस आलोक दूत कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यह वही काम है जो हम उत्तराखंड में कर रहे हैं और हम सब लोग निश्चित रूप से समान धर्मा हैं और हम सबकी चिंता में सरकारी शिक्षा और उन विद्यालयों में आने वाले बच्चे हैं। और ये निश्चित मानकर हमें चलना होगा कि उन बच्चों की चिंता कोई सरकार नहीं करने वाली है, कोई राजनीतिक दल नहीं करने वाला है, उनकी चिंता हमको ही करनी होगी, जो हम उस समाज से जुड़े हुए लोग हैं, उस समाज से को एजुकेट करने का काम हमारे हाथों में लेना होगा। और यही अपील मैं आपके इस मंच के माध्यम से अपने सारे शिक्षक साथियों, और शायद इस तरह से ही हम सरकारी शिक्षा की विश्वसनीयता को भी बचा पाएंगे और समाज के एकदम सबसे निचले तबके के लोगों को भी शिक्षा की मुख्य धारा से और उनके अंदर एक आलोचनात्मक विवेक पैदा करने वाली शिक्षा ले जा पाएंगे। जो काम गालिब साहब अपने विज्ञान के प्रयोगों के माध्यम से, विज्ञान में जो तमाम तरह के वो काम कर रहे हैं, वह हम सबकी चिंता में होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का मतलब केवल परीक्षा पास करने वाली शिक्षा नहीं या कोई ऊंची नौकरी दे देने वाली शिक्षा नहीं। हमारी चिंता में ये होना चाहिए कि हम एक अच्छे इंसान बनाने वाली शिक्षा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि रोजगार का जहां तक सवाल है वो केवल शिक्षा का सवाल नहीं है, शिक्षकों के का सवाल नहीं है, क्योंकि रोजगार तो कहीं राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ सवाल, बड़ा सवाल है। यदि राजनीतिक व्यवस्था रोजगार नहीं पैदा करेगी तो कोई भी शिक्षा रोजगार नहीं दिला सकती है। हाँ, शिक्षा ये जरूर कर सकती है कि हर इंसान को, हर बच्चे को एक अच्छा इंसान बना सकती है, उसके अंदर संवेदनाएं पैदा कर सकती है, उनका विस्तार कर सकती है। तो इस अभियान में आप सभी लोग जुटे हैं, मैं आप लोगों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं, और आपने इस कार्यक्रम से मुझे जोड़ने का मौका दिया, तो इस बात के लिए भी धन्यवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि कभी इन मुद्दों पर हम और विस्तार से बातचीत करें और शिक्षकों को अधिक से ये ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल धन्यवाद। धन्यवाद। महेश पुनेठा जी अभी अपनी बात कह रहे थे। महेश पुनेठा जी का मुख्य कार्य छत्तीसगढ़ में है और इनको हम लोगों ने आमंत्रित किया था इस कार्यक्रम के मुख्य टिप्पणीकार के रूप में। निश्चित रूप से महेश जी, यह आपने जिस पॉलिटिकल आयाम की बात कही है कि हमारी स्थिति यह है कि जब मुख्यमंत्री इस बात को कहता हो अस्पताल के संदर्भ में कि हम कितना भी कर लें लोगों को पीएमसीएच पर विश्वास नहीं होगा, और जब मुख्यमंत्री ही बैठ करके असर की रिपोर्ट को जारी करता हो तो हम समझ सकते हैं कि क्या मंशा होगी। और शब्दों में हम न जाएं, सबका साथ सबका विकास का नारा के शब्द
बहुत दिनों से उछल रहे हैं, और इसके साथ ही जो शैक्षिक और स्वास्थ्य की जो दुर्दशा हो रही है लगातार जो उसकी स्थिति गिरती जा रही है, यह सबके सामने प्रत्यक्ष है। और जबकि यही दो चीजें हैं, खास करके उन गरीब वर्गों के लिए जो आगे निकल गए हैं, उनके लिए वह इतना आवश्यक नहीं है। जो पिछड़ गए हैं, पीछे छूट गए हैं, उनके पीछे छूट जाने का सबसे बड़ा कारक उनकी अशिक्षा है। अगर उन्हें शैक्षिक दृष्टि से सबल बना दिया जाए, एक बार एक पीढ़ी को केवल सबल बना दिया जाए, तो फिर हिंदुस्तान आगे बढ़ता जाएगा, और फिर नारे और बहस के विषय बदल जाएंगे। धन्यवाद महेश पुनेठा जी।